दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब होने वाला है और उनके टेन्योर के ख़ात्मे में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नए अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आएंगे, हल्फ उठाएंगे, ओथ उठाएंगे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि तारीख़ जो है ना, हिस्ट्री, वो जो बाइडेन को किन अल्फाज में याद रखेगी। तारीख़ इन अल्फाज में याद रखेगी जो बाइडेन को कि इस शख्स की प्रेसिडेंसी के अंदर दो बहुत ही ज़्यादा खूनख्वार किस्म की जंगें छिड़ी और इसका जो रोल था जो बाइडेन का, वो जंगों के ख़ात्मे के हवाले से नहीं था, बल्कि इसका रोल ये था कि इसने मज़ीद पैसे, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए उन जंगों को बढ़ाने के लिए। एक तो यूक्रेन के अंदर जंग छिड़ी और दूसरा गज़ा के अंदर जंग छिड़ी। इन दोनों जंगों के अंदर जो पैसा इस्तेमाल हुआ है, जो पानी की तरह पैसा बहा है, 180 अरब डॉलर से ज़्यादा का पैसा यूक्रेन को दिया जो बाइडेन ने, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा दिया उनको, और कोई 25 अरब डॉलर के लगभग जो पैसा है वो इन्होंने इजराइल को भी दिया। तो दोनों जो जंगें लड़ी गई वो अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसों पर लड़ी गई। अलबत्ता अब जो वहाँ पर नया लीडर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इनके लिए मशहूर है और ये खुद भी क्लेम करते रहते हैं कि मैं एंटी वॉर हूँ, और इसका प्रूफ देते हुए वो कहते हैं कि देखें, मैंने अपने पहले टर्म के अंदर अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करवाई, मैंने वहाँ से विथड्रॉ करने का मुआहदा किया, मैंने इराक़ की जंग ख़त्म कराई, मैंने सीरिया के, मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने जंगों का खात्मा किया। तो वो कहते हैं अब भी मैं अगर आऊँगा तो मैं जंगें ख़त्म कराऊंगा। अच्छा, जहाँ पर हमने पैसों की बात की कि जो बाइडेन साहब के दिए गए पैसों की वजह से ये जंगें चलती रहीं, वहाँ पर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ जो है ना, उनको भी याद रखना बड़ा ज़रूरी है। तारीख़ याद रखेगी कि 50,000 के लगभग फ़लस्तीनी शहीद हुए और हज़ारों की तादाद में रूसी और यूक्रेन वाले भी उन जंगों के अंदर मारे गए। ये भी याद रखा जाएगा। एक इंसानी जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उसको ख़रीदा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर तो हज़ारों इंसानों के जाँ बहक होने की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब जो बाइडेन के दौर में हुआ। अब यहाँ पर यूक्रेन के हवाले से हम बात करते रहे कि वो जंग अपने ख़ात्मे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन व्हाट अबाउट गज़ा वॉर। यहाँ पर लास्ट टाइम जब हमने बात की थी गज़ा वॉर के हवाले से, तो एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि जो बाइडेन के पावर में होते हुए ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो जंग ख़त्म करने वाली नहीं, जंग बढ़ाने वाली थी। इनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था एंथनी ब्लिंकन, जो कि ख़ुद भी ज़ायनिस्ट हैं, एंथनी ब्लिंकन साहब ने क्या किया है अपने टेन्योर के अंदर, उन्होंने गज़ा वॉर के अंदर इजराइल के लिए टाइम बाय करने का, टाइम गेन करने का किरदार अदा किया। नेतन्याहू की ये जो लड़ाई थी उसमें इन्होंने फैसिलिटेट किया नेतन्याहू को, असल में उनके लिए आलमी दबाव को रिड्यूस करने के लिए, टाइम बाय करने के लिए इन्होंने हर वो चीज़ की जो कि इजराइल चाहता था। और ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ से जो जंग को जारी रखने के लिए रिसोर्सेज थे, हथियार, पैसे, वो भी अमेरिका से इनको मिलते रहे। तो ये तो क्लियर हो गया था जब शुरुआती 2-3 टॉक्स फेल हुई ना, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि जंग बंदी जो बाइडेन के टेन्योर में कम से कम नहीं होगी। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में जंग बंदी के आसार तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन देखना यह है कि जंग बंदी किन टर्म्स पे होगी। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की टीम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में आपको सिर्फ ज़ायनिस्ट ही नज़र आता है, यानी उनकी टीम में हद से ज़्यादा, एक से बढ़कर एक उन्होंने प्रो इजराइल बंदे रखे हुए। मिसाल के तौर पर इनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा मार्क रूबियो, ये आप यूँ समझें कि एंथनी ब्लिंकन की एक्सटेंशन होगी। ब्लिंकन पार्ट 2 है, सेम वही, इनके वही विचार हैं ब्लिंकन के जैसे, टोटली प्रो इजराइल। और इसके अलावा इनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है वो भी टोटली प्रो इजराइल है। फिर इनका जो एम्बेसडर टू इजराइल है वो तो अमेरिका से ज़्यादा आप यूँ समझें कि इजराइल का वफादार है, माइक हुकबे उनका नाम है। इसके अलावा इन्होंने जो यूएन के अंदर अपनी एम्बेसडर रखी हैं, एलाइस स्टेफेनेक नाम है उसका, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल है। और इसके अलावा इन्होंने स्पेशल एनवाय टू मिडिल ईस्ट रखा है अपना स्टीव विटकॉफ, वो भी प्रो इजराइल है। और इसके अलावा इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन्होंने अपना रखा है माइक वॉल्स, वो भी प्रो इजराइल है। तो सारी की सारी जो टॉप की इनकी पोजीशंस हैं उस पर इन्होंने प्रो इजराइल लोग रखे हुए। ऑफ कोर्स तुलसी गबार्ड जो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, वो भी प्रो इजराइल हैं। इसके अलावा इन्होंने जो EPA का हेड रखा है ली जेल्डन, वो भी प्रो इजराइल है। सारे के सारे बंदे जो उन्होंने रखे हैं बेसिकली वो प्रो इजराइल हैं, जो कि टॉप के ओहदों पे इन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल के अंदर ये डर है कि
कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा अगर, तो ये बंदे तो सारे प्रो इजराइल रखे हैं उन्होंने, यहाँ पर तो हम सेटिस्फाइड हैं बड़े, लेकिन ये बंदे हमारी बात सुनेंगे या डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे? मतलब बॉस तो डोनाल्ड ट्रंप होगा ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते साथ ही स्टेटमेंट दिया है और बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि मैं 20 जनवरी को ओथ उठाऊंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैं 20 जनवरी को ओथ उठाऊंगा, मेरे ओथ उठाने से पहले पहले इजराइल को अपनी वॉर बंद कर देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। लेबनान से और गज़ा के अंदर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जंगों के खिलाफ हूँ। कैटेगोरिकली उन्होंने एक बात की है। अब इसके जवाब में नेतन्याहू शाणपति दिखाते हुए क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया है कि लेबनान के साथ जो लड़ाई चल रही है ना, वहां पर जंगबंदी के हवाले से कुछ इकदामात उठाने के लिए वो हाथ पांव मार रहा है। यानी ये गिफ्ट देना चाहता है ट्रंप को कि देखो मैं यहाँ लेबनान में तो जंगबंदी कर रहा हूँ, गज़ा में नहीं करूँगा। गज़ा को छोड़ दीजिए, इसको जब हम सेटल करेंगे ना मामला आपके साथ, तो फिर वहाँ पर देखेंगे। अलबत्ता लेबनान के साथ में जंगबंदी कर रहा हूँ। तो नेतन्याहू असल में ये लॉलीपॉप इनको देने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। क्या वो इस पर राज़ी हो जाएगा कि गज़ा के अंदर लड़ते रहो और यहाँ पर जंगबंदी कर दो लेबनान के अंदर? इसके अलावा इजराइल के अंदर ये भी एक डर है कि उनको जो अभी तक बहुत बड़ी तादाद में पैसा और असलहा मिला है अमेरिका से ये जंग लड़ने के लिए, वो मिला है अनकंडीशनल इनकी सपोर्ट हुई है। कोई कंडीशन इस पे अप्लाइड नहीं थी, बस ये था कि ये लो और इस्तेमाल करो, पैसे और वेपन्स इस्तेमाल करो। लेकिन वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी पुरानी वाली भी, उसमें तो गिव एंड टेक हमें नजर आया सिर्फ, मतलब वो अनकंडीशनल सपोर्ट तो वो कहीं पर भी नहीं करता था। तो इजराइल के अंदर ये ख्याल पाया जाता है कि अगर उसने हमारी एड कंडीशनल कर दी तो हम क्या करेंगे। 10 साल का माहिदा इनके साथ करके गया था ये बराक ओबामा साहब, और वो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ख़त्म होगा माहिदा। तो इनको ये भी है कि वो माहिदा रिन्यू होगा, यानी वो इनकी सिक्योरिटी के हवाले से ही था, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, पैसे देंगे, वेपन्स देंगे वगैरह वगैरह, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो उस हवाले से भी इनको कुछ आपत्ति है कि क्या फ्यूचर बनेगा। 14.3 बिलियन डॉलर की इमरजेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंस जो बाइडेन ने दी थी इनको, इजरायलियों को, और 8.7 बिलियन डॉलर का सितंबर में अभी हाल ही में एक और पैकेज दिया था। तो कुल मिला के ये 24 बिलियन डॉलर के लगभग का पैकेज इनको दे चुका है अभी तक जो बाइडेन, और इसी पे ही फिर ये अभी तक टिके हुए। इसके अलावा ये डेविड स्लैंग और आयरन डोम जो इनके डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनकी भी मेंटेनेंस और रिपेयर में अमेरिका पैसा भर रहा है। तो इजराइल इस हवाले से भी कुछ कंसर्न है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सारी सुविधाएं जो है वो कंटिन्यू रखेगा या हाथ खींच लेगा अगर हम ये जंग बंद नहीं करते। जैसा कि उसने कहा हुआ है कि मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले 20 जनवरी से पहले आप ये सारा ख़त्म कर दें। अगर इजराइल नहीं ख़त्म करता तो इस एड का क्या बनेगा जो कि इनको मिल रही है। अगर ये एड नहीं मिलेगी तो अमेरिकन एड के बिना इजराइल लंबे अरसे तक जंग लड़ नहीं सकता। ये सारी जो जंग चली है अभी तक वो अमेरिकन असिस्टेंस से ही चली है। वही सेम ज़ेलेंस्की वाला मामला है यहाँ पर भी। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक परेशान कुन एलिमेंट है, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला रीजनल डिज़ाइन था वो क्या था, अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे, वो हो रहा था, और डील ऑफ द सेंचुरी हो रही थी ना। अब्राहम अकॉर्ड्स जो थे वो इजराइल के साथ अरबों के नॉर्मलाइजेशन के हवाले से था, और उसका एक पहलू ये भी था कि एक पावरफुल किस्म का रीजनल ब्लॉक बनाया जा सके। इसमें सिक्योरिटी भी थी, इसमें इकोनॉमी भी थी। इस ब्लॉक के दो मकासद थे, एक तो ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ ये ब्लॉक था, और दूसरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रिवाइव करने और चाइना की राइज को, चाइना का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ रहा था उसको कंटेन करने के लिए ये ब्लॉक बनाया जा रहा था, लेकिन फेल हुए। ये जो गजा की लड़ाई छिड़ी है, इस लड़ाई ने ये सारे जो डिजाइन थे उनको जबरदस्त कर दिया था। अब दोबारा से अगर डोनाल्ड ट्रंप इन सारी डिजाइन्स को रिवाइव करने की कोशिश करे तो ग्राउंड पर तो सूरत हाल वो नहीं है। जंग की वजह से मामलात ऐसे नहीं है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर के अंदर थे। डील ऑफ द सेंचुरी का फिलहाल तो छोड़ ही दें आप, मतलब वो तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन ना। तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होगी फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से, यरूशलेम के हवाले से? सबसे बुनियादी बात क्या पॉलिसी होगी? पहले टेन्योर में तो उसने यरूशलेम फ्री फंड में देने की कोशिश की इजराइल को, फ्री फंड में, ऐसा ही, मैं मानता हूं ये आपका कैपिटल है, दैट्स इट। तो अब तो ग्राउंड पे सूरत हाल ऐसी है नहीं।
अरब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मूड में नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर इतनी ज़्यादा जो शहादतें गज़ा के अंदर हुई हैं। तो ये सारे चैलेंजेस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हैं। कोशिश वही करेगा दोबारा से, अब्राहम अकॉर्ड, डील ऑफ द सेंचुरी, लेकिन करेगा कैसा, दैट वी नीड टू सी। इसको गिव एंड टेक करनी पड़ेगी, फ़लस्तीन की रियासत बनानी पड़ेगी, यरूशलेम देना पड़ेगा फ़लस्तीनियों को, मुसलमानों को, लेकिन क्या इजराइल इस पे मानेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक्सटर्नल फ्रंट्स पर, फॉरेन पॉलिसी जो उसकी होगी उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मिडिल ईस्ट ही होगा।